अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी उस्ताद और जब से बात करने वाली हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए आपको डीएनए आइसोलेशन का प्रोसेस भी समझना होगा। डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा मेथड है बायोकेमिस्ट्री का जिसके अंदर जो है हम आइसोलेट करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ताकि हम अपने डिज़ायर्ड जीन हासिल कर सकें। आइसोलेट मतलब सेपरेट। अब हम ये क्यों करते हैं? अब क्योंकि जो है हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो पूरे डीएनए के अंदर तो नहीं होता। डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर जीन जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिसकी हमें ख्वाहिश होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है टू बियर इलेक्ट्रॉन्स को बर्दाश्त करना। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बेसिकली डिवाइस होती है, टेक्निक होती है, मेथड होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट होती है चार्ज पार्टिकल्स की किसी भी फ्लूइड या जेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तभी तो चार्जेस मूव होंगे ना, ऐसे कैसे हो जाएंगे? अब कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सोर्स सेल से, ठीक है ना। अब सोर्स सेल क्या होता है? ठीक है, अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको इसकी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा डिज़ायर्ड जीन जो है वो इंसुलिन जीन है, ह्यूमन इंसुलिन जीन, तो हमारा सोर्स सेल क्या होगा? ह्यूमन सेल होगा। और अगर हमारी डिज़ायर्ड जीन जो है वो एंटीबायोटिक जीन है तो सोर्स सेल क्या होगा? बैक्टीरियल सेल होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं डीएनए आइसोलेशन कैसे होती है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स सेल। किसी भी सोर्स सेल से हमें क्या करना पड़ेगा? डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। सोर्स सेल वो सेल जिस पर हम काम करेंगे बेसिकली, जिसकी हमें जीन की ज़रूरत होगी। अब जो है हमारे पास, आपको पता है कि जो सेल होता है उसके पास बहुत सारे सेल कंटेंट्स होते हैं, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। और जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए है इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमें क्या करना है कि जो सेल जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं डिस्ट्रॉय। डिस्टर्ब, डिस्ट्रॉय और डाइजेस्ट बात एक ही है, सो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम वो डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से करेंगे जो डाइजेस्ट होगी ना सेल वॉल। अगर हमारा जो सोर्स सेल है बैक्टीरिया है तो हम जो है उसको डाइजेस्ट करेंगे लाइसोजाइम से। अगर प्लांट सेल है तो सेलुलेज से करेंगे, और अगर फंगल सेल है तो काइटिनेज से करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारा डिज़ायर्ड जो सोर्स सेल जो है वो ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किसी भी डिटर्जेंट की मदद से डिस्टर्ब कर देंगे। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमने सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो भी थी हमने उसे क्या किया? डाइजेस्ट कर दिया। अब सेल के पास जो है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो है नहीं, और भी बहुत सारे कंटेंट मौजूद होते हैं। तो सेकेंड स्टेप के अंदर हम सेल के कंटेंट्स को ट्रीट करते हैं। अगर प्रोटीन होगा तो हम प्रोटीज एंजाइम की मदद से डिस्ट्रॉय करेंगे प्रोटीन को, और आरएनए होगा तो आरएनएस को हम क्या करेंगे? आरएनए होगा तो आरएनए एंजाइम की मदद से हम क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे किसको? आरएनए को। अब जो थर्ड स्टेप होगा इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सुपरनेटेंट कंटेनिंग डीएनए हमें मिल जाएगा।
सुपरनेटेंट जैसे कि जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है आपको नज़र आ रहा है, ये मतलब लिक्विड फॉर्म के साथ साथ डीएनए भी हमारे मौजूद होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 4 स्टेप के अंदर सिर्फ इथेनॉल डालनी पड़ेगी। ठीक है, हमने क्या किया, सुपरनेटेड कंटेंटिंग डीएनए को जो है एक ट्रांसफ़र कर दिया किसी क्लीन ट्यूब के अंदर। फिर उसके अंदर हमने इथेनॉल डाला। जब इथेनॉल डालेंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म बन जाएगी। प्रेसिपिटेट फॉर्म जो है वो विस्कस होगी, गाढ़ी, तो मतलब विस्कस स्ट्रैंड्स नज़र आएंगी गाढ़े। तो हम उसे किसी भी चीज़ से क्या कर सकते हैं, स्पूल आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ग्लास रोड की मदद से। 4 स्टेप से हमारे पास आइसोलेशन डीएनए के रिपीट करवाती जाऊँ मैं। सबसे पहले हम सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे। फिर सेल के कंटेंट्स को हम ट्रीट करेंगे डिफरेंट एंजाइम की मदद से। प्रोटीज क्या करेगा, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा। आरएनए क्या करेगा, आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर सेंट्रीफ्यूज होगा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें सुपरनेटेंट कंटेनिंग डीएनए मिल जाएगा। फिर उसका नीट क्लीन ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसका इथेनॉल डालेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन जाएगा। फिर उसको स्पूल आउट करेंगे ग्लास रॉड की मदद से। डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया सोर्स सेल से। और अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि हम उस डीएनए को ट्रीट करेंगे किसी भी एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है पूरे डीएनए में नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ डीएनए के अंदर एक पार्टिकुलर जीन के अंदर है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन। ठीक, एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक ऐसा एंजाइम होता है जिसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट जो होती है वो ह्यूमन जीन के दरमियान में नहीं आती। अगर रिकॉग्नाइजेशन साइट ह्यूमन जीन के दरमियान में आ जाए तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, वो उस जीन को कट कर देगा और उस जीन को डिवाइड कर देगा फ्रेगमेंट्स के अंदर, और हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। इस एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो है ह्यूमन डीएनए जो है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाएगा, और उन फ्रेगमेंट्स के अंदर ही एक फ्रेगमेंट जो होगा वो हमारा डिजायर्ड ह्यूमन इंसुलिन जीन का होगा। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस आपको नज़र आ रही है। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, ये जो पूरा नज़र आ रहा है, और एक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में। अभी जो बीच में आपको नज़र आ रही है स्काई ब्लू, ये जेल ट्रे है। इसके ऊपर एगारोज जेल जो है वो है, और एगारोज जेल जो है मिक्स तब बनता है जब हम बफर और एगारोज को मिक्स करें, फिर उसके बाद हम उसे हीट करें। फिर हीट करने के बाद जब वो बॉयल मतलब झाग बनने लगे तो हम क्या करें, उसका मतलब हीटर को बंद कर दें, माइक्रोवेव जो भी आपके पास अवेलेबल है। फिर उसका हम कूल होने का वेट करें, और कूल होने के बाद जो है हम जेल ट्रे के अंदर जो है वो डाल दें। याद रखें, जेल ट्रे के अंदर डालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जेल ट्रे को जो है चारों तरफ से टैप से पैक करना पड़ेगा, टेप जो होता है ना। और फिर उसके बाद उसके अंदर कॉम्स लगानी पड़ेंगी। वंस आपने इसके अंदर डाल दिया, मतलब जो है वो अपना जो है जेल, हाँ एगारोज जेल जो होता है वो डाल दिया, तो आपको उस पर कॉम्स लगानी पड़ेंगी। कॉम्स क्या करेंगे, जो वेल्स आपको नज़र आ रही है ना, ये सैम्पल वेल्स ये बना देगी। और फिर जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो पावर सप्लाई इसको ऑन करेंगे, आपको पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जो हमारे सैंपल होंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेंगे, एंड कैथोड से एनोड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स किस तरह होगी। ये हमारी पावर सोर्स है, ये हमारा कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा एगारोज जेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एगारोज जेल जो होता है वो हमारा बफर और एगारोज मिक्स करने से बनता है। 100 ml बफर में हमें क्या करना पड़ता है, 1 ग्राम एगारोज डालना पड़ता है, तो हमारा एगारोज जेल बन जाता है।
अब ये जो है हमारे पास आपको नज़र आ रहा है मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, गॉट इट। तो मतलब ये जो है हमारे पास सैंपल है, और ये जो जिसके अंदर सैंपल डला हुआ है इसको हम सैंपल ट्यूब बोल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सैंपल है हम इसको इंसर्ट करवाएंगे किसके अंदर, जो हमारी सैंपल वेल्स होती हैं उनके अंदर इंसर्ट करवाएंगे, ठीक। अब इसके अंदर जब हम इंसर्ट करवाएंगे ना, तो पहले हम सैंपल्स के साथ एडजस्टर की मदद से हम क्या करेंगे कि हम एक इथीडियम ब्रोमाइड जो है स्ट्रैंड वो लेंगे ताकि हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है विजिबल हो सकें। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि लॉन्गर मॉलिक्यूल से वो स्लो मूव करेंगे और शॉर्टर मॉलिक्यूल से है वो तेज़ी से मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। और आप जो इथीडियम ब्रोमाइड जो जेल है वो स्ट्रेंथ जो है वो विजुलाइज करती है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जो है वो किस तरह करके आप देख सकते हैं, जो पर्पल शेड आ रहा है इस तरह लाइटर फ्रेगमेंट्स और स्मॉलर फ्रेगमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे यूवी लाइट मतलब यूवी रेज से हम इसे देखेंगे कि जो हमारे डिजायर्ड जीन होगी उसे हम नाइफ की मदद से कट करके निकाल लेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इल्यूशन ऑफ डीएनए। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।